सो हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, अभी आपके जो सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज फॉर द फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज़ केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 चैप्टर से स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको जो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसका पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला की नॉलेज नहीं है तो आप उस जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आज इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के जो ये 3 टॉपिक्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, इनके सभी के सभी फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर से। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे पास 2-3 टर्म्स बनती हैं। सबसे पहले आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है सॉल्यूशन इस तरीके से। इस सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब मेरे पास सॉल्वेंट के अंदर जब मैं सोल्यूट डिज़ोल्व करती हूँ तो जितना ज़्यादा सोल्यूट मैं इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करती जाऊँगी उतना ही मेरी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी सोल्यूट की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स देखते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर था, आपके आए 60 मार्क्स। तो अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में देखना है तो हम कैसे देखते हैं? जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, और हम बोल सकते हैं कि हमारे 60% मार्क्स बने। इसी तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 जो सॉल्वेंट था उसके अंदर मैंने 60 सोल्यूट ऐड कर दिया, तो जो हमारे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी 60%। इसी तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, उनको देख लेते हैं एक बार, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स ज़रूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में यूज़फुल होंगी। हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं पे भी कंसंट्रेशन का यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन में भी आपने देखा होगा कि हम कंसंट्रेशन निकाल के ही आगे न्यूमेरिकल्स प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 1 सेकेंड, यस, मास बाय मास परसेंट। अब देखो, मास डिवाइड बाय मास है, दैट इज़ कि जो ऊपर भी हमारे पास मास रहेगा और डिवाइड बाय में भी मास रहेगा। ऊपर हम जो है डिनोट करते हैं सॉल्यूट से और डिवाइड बाय में हम मेंशन करते हैं सॉल्यूशन को एंड इनटू 100। इसी तरीके से आप देखोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो सॉल्यूट की भी हमारे पास वॉल्यूम होनी चाहिए, डिवाइड बाय में सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम होनी चाहिए एंड इनटू 100। जैसे हमने मार्क्स कैलकुलेट किए थे उसी तरीके से ये कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो हमारे पास अबव में क्या रहना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट रहना चाहिए और वॉल्यूम क्या रहेगी? सॉल्यूशन की, बिकॉज इट इज़ अ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये थी कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर हमें पीपीएम में निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन में, तो आप 100 की जगह पर इंटू 10⁻⁶ कर सकते हो कि यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि 100 में से उसका कितना पार्ट बन रहा है। लेकिन अगर पीपीएम में कैलकुलेट करना है, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, कि मिलियन में उतना उसका कितना पार्ट बनेगा, तो 100 की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से, और ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो मोलैरिटी होती है हमारे पास, वहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ जो मोल्स हैं सॉल्यूट के डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये लीटर में नहीं है, अगर आपको ml में दे रखा है तो आप ml से लीटर में जाओगे तो 1 डिवाइड बाय 1000 आपको करना पड़ेगा। और सेकंड हमारे पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट रहेंगे बट डिवाइड बाय में आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन द kg। अब इसकी ट्रिक क्या है लर्न करने के लिए? हम यहाँ पे ट्रिक लिख लेते हैं। एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी। देखो यहाँ पे इसके नाम के अंदर ही लीटर आ रहा है, पीछे LITY समथिंग, तो लीटर आ रहा है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लीटर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के डिवाइड बाय में kg यूज़ करेंगे, दिस वन। तो दिस इज़ आर मोलैलिटी। अब मोलैरिटी में क्या होगा? इसका रिवर्स कर दो, यहाँ पे kg था तो यहाँ पे लीटर आ जाएगा
वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कंसंट्रेशन में दे रखा है तो वो मोलैरिटी बनेगा, और अगर मोलैलिटी है तो वहाँ पे हम केजी लेंगे। लेकिन एक बात आपने और नोट की होगी, इन दोनों में से अगर प्रेफर करना तो हम इसको प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी को। वाई? बिकॉज यहाँ पे है हमारे पास वॉल्यूम की टर्म और यहाँ पे केजी की टर्म। अगर कहीं पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, कहीं पे भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो हमारी जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो यहाँ पे मोलैलिटी पे भी डिफरेंस आएगा। लेकिन जो केजी है हमारा, जो मास है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स कि एट एनी टेम्परेचर आवर मोलैलिटी विल रिमेन द सेम। इस तरीके से हम मोलैलिटी का यूज़ करते हैं बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इतनी बात आपको आई समझ? आप इसको याद कर सकते हो ट्रिक से कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। सेकंड हमारे पास टर्म्स आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दो कंपोनेंट है एक्स ए एंड एक्स बी, मैंने उनको मिक्स किया है, तो उन मिक्सचर के अंदर अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, तो हम उसके मोल्स लिखेंगे डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर एक्स बी के कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से बनता है, इन दोनों का अगर हम समेशन करते हैं तो वो इक्वल आता है 1 के। अगर इसकी जगह पे 3 भी होते कंपोनेंट्स, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स थ्री, तो इनका भी हमारे पास जो समेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 यूनिटी। ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं मोल फ्रैक्शन के, और ये मोल फ्रैक्शन का तो यूज़ है हमारे पास हेनरी लॉज में भी होता है, रोल्स लॉ में भी होता है, ये सारे के सारे यूज़ होंगे आगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, यहाँ पे 3 लॉज बनते हैं इस चैप्टर से, हेनरी लॉज, रोल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। हेनरी लॉ में देखो क्या होगा हमारे पास, हेनरीज क्या कहता है कि जो हमारा प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, दैट इज गैस इन लिक्विड। ये हमारे पास होता है कि किसी लिक्विड के अंदर मैंने गैस डिजोल्व की है, तो इस गैस का जो प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा उसके मोल फ्रैक्शन के। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है विच इज़ नोन एज KH। KH इज़ द कांस्टेंट हेयर। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन बनता है, हमारा वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। वेपर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड लॉ आता है रोल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। इनमें देखो क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड फेज की तो हम यूज़ करेंगे रोल्स लॉ का, और अगर हम बात करते हैं वेपर फेज की तो यूज़ करेंगे डाल्टन्स लॉ का। यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि हम जो प्रेशर बनेगा किसी भी कंपोनेंट का वो यहाँ पे इज इक्वल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट के, और इनटू में स्टैंडर्ड जो हमारा वेपर प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का। सिमिलरली अगर PB की बात करें, कोई कंपोनेंट PB है, उसका कोई कंपोनेंट B है, उसका अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसके प्योर फेज के वेपर प्रेशर में। तो जो P टोटल बनेगा वो इन दोनों का सम बनेगा, और सम करने से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है P0P प्लस XA, P0A माइनस P0B। ये है लिक्विड फेज के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी एक कंपोनेंट इस तरीके से ले लिया कि वो सॉलिड है, तो वो वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करेगा बिकॉज वो वोलेटाइल नहीं है इस तरीके से, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे बनेगा, अगर PA कंपोनेंट है जो वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर बन जाएगा, उसका जो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा YA के एंड PT, YA एंड PT, और PB के लिए निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन, दिस इज नॉट Y, 1 सेकेंड, दिस इज X, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P टोटल, और PB के लिए क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P टोटल। अब देखो यहाँ पे P टोटल क्यों लिखा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मैंने दो कंपोनेंट लिए थे A और B, जिसमें से जो B है वो मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दैट इज सॉलिड है, तो सिर्फ जो पूरा का पूरा प्रेशर बनेगा वो A की वजह से बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग में ये था P0A, यहाँ पे आप देख सकते हो P0A, बट P0A अब किसके बराबर है, P टोटल के, तो हम यहाँ पे P टोटल मेंशन कर सकते हैं। तो PA इज इक्वल टू XA इंटू
पी टोटल, ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होके आया है कि सबसे पहले तो हमारे पास पी ए और पी बी दोनों की वजह से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था, लेकिन अब बी लेकिन जो अब यहाँ पे बी है उसको हमने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया, तो जो प्रेशर होगा हमारा वो डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने से ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर रिलेट करना है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। अब जो पी नोट है वो हमारा प्योर फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में, और जो पी एस है वो रहेगा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहेगा फॉर्मूला, डेल्टा टी बी जो चेंज इन टेम्परेचर आया विच इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, और ये रहेगा हमारे पास इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। के बी हमारे पास इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, एम इज मोलैरिटी एंड आई इज आर वेंट ऑफ फैक्टर। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है, उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, के एफ इंटू एम इंटू आई। जो के एफ होगा यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा और यहाँ पे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इनके नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। और यहाँ से इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो इन्हीं 3 टॉपिक से बन सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पूछ सकते हैं कि उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या बनेगा, या फिर इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना भी आ सकता है, तो इसे नोट कर लें। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनको मिक्स करने पे कोई भी चेंज नहीं आए, जो आइडियली बिहेव करे। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स को, उन हमारे पास कंपाउंड्स को मिक्स करने से वहाँ पे चेंज आ जाएगा उनके डेल्टा एच या फिर डेल्टा वी पे। चेंज जहाँ पर आ जाएगा वो नॉन आइडियली बिहेव करेंगे। तो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी 2 कंपोनेंट को मिक्स किया, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, इनको मिक्स करने से जो इंटरेक्शन बनेगी वो ए और बी के बीच में बनेगी। अब जो स्टार्टिंग में इनके बीच में इंटरेक्शन थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ए और बी में जाने के बाद में जो इंटरेक्शन है वो वीक हो चुकी है। इंटरेक्शन वीक होने से क्या होगा, जो ये बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक कर जाएगा, और इजीली ब्रेक करने से इनका जो वेपर प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। कम बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉयल हो जाएंगी और इनका जो वेपर प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, बिकॉज ये जो इंटरेक्शन है वो इजीली ब्रेक करती जाएगी और ये वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो जितने वेपर्स बनेंगे उतना वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो पहले प्रेशर अगर इस लाइन पे आना चाहिए था, तो अब हमारा किस तरीके से आएगा, इसे इंक्रीज होके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर ए और बी में इंटरेक्शन जो बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है पहले के कंपेयर में, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बन रही है तो ये वेपर्स फॉर्म नहीं करेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो उन्हीं के एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। पॉजिटिव डेविएशन क्या आप नोट कर सकते हो, इथेनॉल एंड एसीटोन, CH2 एंड एसीटोन, बेंजीन एंड मिथेनॉल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसे इंक्रीज फॉर्म में जाएगा। सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन में क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हो सकता है, निट्रिक एसिड एंड वाटर हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आप लर्न करके जाओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, बिकॉज पूछे जा सकते हैं आपसे कि व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और राइट द एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, उसका फॉर्मूला होता है CRT इंटू आई। जो आई है यहाँ पे हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है, सी जो है वो कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम से। अब इस सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा पाई इज इक्वल्स टू N बाई वी इंटू RT, ये वी जाएगा अप में, तो पाई वी इज इक्वल्स टू NRT। ये फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास यहाँ पे।
अब क्या हो सकता है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो डिसोसिएशन भी कर सकते हैं और एसोसिएशन भी कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन अगर करेंगे तो उनका जो अल्फ़ा है वो बनेगा I-1 डिवाइड बाय n-1 और एसोसिएशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो बनेगा I-1 डिवाइड बाय 1 बाय n-1। तो ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हो, ईजी है। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज थे वो थे हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर से। अब हम मूव करते हैं, द नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 3 टॉपिक्स बन सकते हैं, या तो बन सकते हैं हमारे पास गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, एंड द थर्ड वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे याद रखोगे? गैल्वेनिक सेल के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है विच इज़ लोन, LOAN। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास यहाँ पे 2 बीकर होते हैं इस तरीके से, और बीकर्स को हमने कनेक्ट किया होता है इस तरीके से इलेक्ट्रोड से, और यहाँ पे लगा होता है सोल्ट ब्रिज। अब एक तो हमारा एक्ट करता है एनोड की तरह और सेकंड वन एक्ट करेगा कैथोड की तरह। तो इस LOAN का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे होगा ऑक्सीडेशन और एनोड बनेगा और नेगेटिव। दैट मीन्स ये हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे होगा ऑक्सीडेशन, दैट इज मीन्स हम बोल सकते हैं कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड लिखा जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो टर्मिनल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, बस इसका अपोजिट कर दो, यहाँ का जो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड पे हो जाएगी रिडक्शन। ये चीज़ आप याद रख सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट हम कर देंगे कि एनोड जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल दिखा देंगे और जो कैथोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल शो कर देंगे। तो ये था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है वो है सेल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। तो अगर हम इस सेल की ई नोट कैलकुलेट करना है, ई नोट ऑफ द सेल, तो कैसे करेंगे? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहाँ से आप देख सकते हो कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो जिस भी सेल पे रिडक्शन होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, और जिस भी सेल पे ऑक्सीडेशन होगा उसकी वैल्यू एनोड में पुट कर दोगे। तो ये फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन पे, इस पे तो आप स्टार मार्क कर लो। नर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। ये फॉर्मूला है। वहाँ पे जो ई नोट सेल है वो हमारा स्टैंडर्ड सेल बनेगा EMF, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कैथोड माइनस एनोड से। अब जो Q यहाँ पे मेंशन है वो क्या होगा? Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल XA से हमारे पास जा रहा है YB में, तो अगर हमें Q कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ B, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इक्विलिब्रियम पे हमारा ई सेल जो है वो 0 होता है, बिकॉज एनोड एंड कैथोड जो है वो सेम हो जाएंगे यहाँ से। तो ई सेल का जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस फॉर्मूला से, अगर ई सेल 0 हो चुका है तो ये जो है यहाँ पे जाएगा ई नोट सेल, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0.059 y में n log Kc। अब हमने यहाँ पे Q की जगह पे Kc क्यों पुट किया? बिकॉज इट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हमारा क्या बनेगा? Kc बनेगा। एक और चीज़ हम यहाँ पे डेल्टा G भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, उसका फॉर्मूला रहेगा -NFE, और E भी कौन सा? ई नोट सेल, बिकॉज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछा गया है। अब यहाँ पे N तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई नोट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैथोड माइनस एन नोट से, और F जो होगा वो होगा फैराडेज कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 96500 कूलम। इसकी वैल्यू आप लर्न कर लेना, इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली है। और फैराडेज के ऊपर भी हमारे पास कुछ लॉज हैं। तो ये क्या कहता है कि जो जितना भी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से हमारा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उसकी जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q पे। वेट ऑफ द एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q हमारे पास क्या होता है? I इंटू 4, I इंटू T। Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हमने लिखा था, तो W किसके इक्वल हो जाएगा? ZIT।
W इज इक्वल टू ZIT। जो Z है हमारा वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। Z वैसे तो हमारे पास होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय में 96500, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय में इलेक्ट्रॉन्स। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से कि W अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मोलर मास इंटू I इंटू T डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई 96500। इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, जहाँ से आप डायरेक्टली वेट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो बनता है कंडक्टेंस के ऊपर। सबसे पहले है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और वो इज इक्वल टू होता है ρL/A, ρL/A। अब L हो गया लेंथ ऑफ द सेल, A हो गया एरिया ऑफ द सेल। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं यहाँ से तो 1/ρ किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R इंटू L/A। 1/ρ को हम बोलते हैं K विच इज़ कंडक्टिविटी, एंड 1/R इज इक्वल टू G विच इज़ कंडक्टेंस, और L/A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेल कांस्टेंट के बारे में तो कहीं ना कहीं पक्का पूछा जाएगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहीं से फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि हमें पता है कि K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार है, G स्टार इज आर सेल कांस्टेंट। तो G स्टार की वैल्यू अगर निकालनी है तो K अपॉन G, K हमारा कंडक्टिविटी और G इज कंडक्टेंस। दो टर्म्स हो रहे हैं यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास होती है लैम्डा m, उसका फॉर्मूला रहेगा K इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। K हमारे पास हो जाएगी कंडक्टिविटी, 1000 डिवाइड बाय में मोलैरिटी। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना है तब क्या बनेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दैट इज़ कि हमारा जो डाइल्यूशन है वो मैक्सिमम हो चुका है और कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर चुकी है। डाइल्यूशन हमारा मैक्सिमम हो चुका है, तो मैक्सिमम डाइल्यूशन पे हम इसको लिखते हैं लैम्डा m नोट। इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बनता है कोलर्स लॉ से। कोलर्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमें लैम्डा m कैलकुलेट करना है कोई भी सॉल्ट का, इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले लेते हैं तो इसका जो लैम्डा m नोट बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों आयंस के समेशन के, दैट इज लैम्डा m नोट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नोट ऑफ Cl नेगेटिव। इस तरीके से जितने भी आयंस होंगे आप उनकी लैम्डा m नोट को सम कर दो तो उस पूरे के पूरे साल्ट की आ जाएगी वहाँ से लैम्डा m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ये सारे जो फॉर्मूलाज थे वो थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल से आते हैं, बट वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम अराइज होती है वो क्या है कि फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल को इजीली अप्रोच कर सकते हो। लास्ट हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आता है रेट, जो कि डिफाइन करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन को, और वो होता है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना जरूरी है, वो होता है K इंटू में कंसंट्रेशन की पावर n। K यहाँ पे है रेट कांस्टेंट, तो इस n की पावर जितने भी ये n होंगे उसका सम कर देंगे तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल XA प्लस YB है तो रेट हमारे पास बनेगा K A की पावर x एंड y की पावर b। अब जरूरी नहीं है कि जो ये x और b है वो सेम आए हमारे पास, कि जितना ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर में होगा उसका अगर हम सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब हमारे सिलेबस के अंदर दो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन दोनों की इक्वेशन देख लेते हैं वन बाय वन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा Ka की पावर 0। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली K के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT। A नोट वो इनिशियल कंसंट्रेशन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है रिएक्शन को, और AT वो कंसंट्रेशन है जो एट एनी टाइम T पे रीच कर चुकी है।
एक और इक्वेशन हो सकती है यहाँ से k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और इसका जो t हाफ होता है वो a नोट अपॉन में 2k। इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लो। पूछा जाता है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन इट्स हाफ लाइफ पीरियड। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं k इज इक्वल टू 2.303 log a नोट अपॉन में a नोट माइनस एक्स। a नोट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और a नोट माइनस एक्स क्या हो जाएगी एट टाइम t। एट टाइम t पे जो कंसंट्रेशन बनी है वो a नोट माइनस एक्स हो जाएगी। अगर इसकी हाफ लाइफ देखते हैं तो वो बनती है 0.693 अपॉन के, दैट इज़ कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। अगर पूछ लिया जाए कि हाउ द कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बी रिलेटेड, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और यहाँ पे आप नोट डाल सकते हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर से 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो जितना भी नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 0 1 2 3 आप इस फॉर्मूला में पुट करो और आपकी जो के की यूनिट है वो आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है यहाँ पे जो रिलेट करती है हमारे पास रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ में। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनती है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर इसकी हम लोगरिथमिक इक्वेशन देखते हैं तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हमने डिफाइन किया तो ये इक्वेशन बनेगी, और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, अर्हेनियस इक्वेशन की लोगरिथमिक वैल्यू। नेक्स्ट आता है कि विद राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर रेट डबल्स। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देते हैं तो हमारा जो रेट है वो डबल्स हो जाएगा, उस रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। और इसका अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है तो दोनों रेट को हम क्या कर सकते हैं, रेशो ले सकते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, सो ये सारे हमारे पास फॉर्मूलाज थे 3 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसकी मैंने एक अलग सीरीज़ बना रखी है, वहाँ पे आप जो 16 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम में उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और न्यूमेरिकल्स के लिए ये सभी फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनको डेली रिवाइज करो और आप इजीली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो। तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।